नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको ज्योग्राफी में भूकंप से जुड़ी सब चीज जानकारियां हमने आपको दे दिया था। बात चाहे आपकी उनके दर्शाने की या भूकंप जोन की बात हो या रिएक्टर स्केल पे उनकी तीव्रता नापने की, तो मैंने आपको PSL सब तरंगों के बारे में भी हमने आपको पूरी तरह से जानकारी दे दिया था। दोस्तों, समझाने की बात यह है कि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य भी बुखार हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। जब सर्दी हुआ था, आप लोग को पता होगा, सर्दी से फिर बुखार का रूप ले लिया था। कोई दिक्कत नहीं, उनका काम है आना, अपना काम है पढ़ाना, आपका काम है मेहनत करना। दोस्तों, ये जीवन का हिस्सा है, इनको आने दीजिए। कहते नहीं क्या तूफान को कोई रोक सकता है? तूफान आएगा, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, लेकिन हम अपने कर्म पे, जो हमारा कर्म है, डटे रहेंगे। समझ में आया भैया? तो जो कर्म है वो करते रहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम आपको ये सब बता दिए थे। तो आज हम चलते हैं सुनामी। देखते नहीं, कहते नहीं, जिसे कोई चीज सुनते होंगे, आप कहते होंगे भैया सुनामी आ गई। सुनामी का मतलब क्या हुआ? सुनामी एक शब्द ही, देखिए भैया तबाही आ गई। सुनामी मतलब क्या हुआ? अरे भैया तबाही आ गई, ओ बचाओ ओ बचाओ। तो तबाही का यही मतलब होता है। जे सुनामी मतलब एक समझिए कि भयंकर। अरे भैया, जैसे सीधी सी बात है, महाद्वीप मतलब क्या हुआ? 7 महाद्वीप है, तो महाद्वीप मतलब जमीन पे। और महासागर क्या हुआ? जल को कहा जाता है। तो जल को महासागर और इसको महाद्वीप। तो जल जो द्वीप होता है, जमीन पे जो भूमि स्तर पे आती है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। वही समझिए, भूकंप अगर जल में आ गया तो भैया हो गया सुनामी। तो क्या होता है भैया? सुनामी। तो अगर सुनामी क्या होता है, ये जल में आता है, वहां बड़े बड़े महासागर में आता है। तो भैया जब सुनामी आती है ना, तो बड़ी ऊंची ऊंची लहरें होती है, उन्हीं को कहा जाता है तरंगे। देखते नहीं, कई लोग ऐसे करके सेल्फी लिए रहते हैं। हाँ हाँ, यस यस, अब इतने पे आया सुनामी, बोलेगा यस 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 चलो। तो यस, सुनामी भी लेके चल दिया। समझ में आया दोस्तों? तो सुनामी कभी कहते नहीं भैया। हम लोग तो अपने आसपास में छोटे छोटे चीजों को देखते हैं ना, छोटी नदियां हुई बात। अरे भैया, सुनामी देखना है तब जाके देखिए महासागर बड़े बड़े मतलब उसमें आते हैं। जब एक तरफ से लहरें ना, आप समझिए कि 3-3 तल्ला मकान जो होते हैं ना, 3-3, उसके बड़े बड़े लहरें आती हैं, तो उसी को कहा जाता है भैया सुनामी। तो जिस हिसाब से प्लेटों के खिसकने से हमने आपको बताया था कि भूकंप आते हैं, तो भूकंप क्या है? महाद्वीप पे आते हैं, जो जमीन रहेगी पृथ्वी उस पे। लेकिन महासागर जो सागरी में आते हैं, उन्हीं जो प्लेटों के खिसकने, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सुनामी। यह जापानी शब्द का भाषा है। किसमें? यह जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का भैया? जापानी भाषा का शब्द है। समझ में आया भैया? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। समझ में आया? इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ऊंची ऊंची तरंगे। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बहुत ऊंची ऊंची तरंगे। बहुत ऊंची ऊंची तरंगे। समझ में आया भैया? तो बहुत ऊंची ऊंची जो तरंगे होती है, इन्हें ही क्या कहते हैं भैया? सुनामी कहते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है भैया सुनामी में, बस इतना समझिए कि हलचल होती है, सुनामी कहते हैं। समझ में आया भैया? तो बहुत ऊंची ऊंची जो हल्के होती है, इन्हीं को सुनामी कहा जाता है। इसमें तरंगों का आयाम, जो तरंगों का आयाम समझते किसको कहे थे भैया? तरंगों का आयाम। आयाम हमने आपको बताया था भैया। आयाम क्या था? अरे भैया, जब ऐसे ऐसे तरंगे चलती हैं, तो इनकी जो ऊंचाई होती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है भैया? आयाम। तो हम कोष्टक में लिख दे रहे हैं आपको, ऊंचाई आयाम बहुत अधिक होते हैं। क्या होते भैया? बहुत अधिक होते हैं। समझ में आया भैया? बहुत अधिक होते हैं। समझ में आया भैया? तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो इन तरंगों की बहुत ही अधिक ऊंचाई बढ़ जाए। जापान, अब पूछा जाएगा सबसे अधिक सुनामी कहाँ आती है? तो जापान में भैया। जापान में सर्वाधिक
सर्वाधिक सुनामी आता है। कहाँ आता है भैया? जापान में। अब जापान में सर्वाधिक सुनामी भी आती है, भूकंप भी। देखिए भैया जापान तो दे, लेकिन बोस ध्यान दीजिएगा भैया, जापान में सर्वाधिक सुनामी भी आता है, सर्वाधिक भूकंप भी आता है, लेकिन वो उस हिसाब से ढल चुके हैं दोस्तों। जैसे कहते नहीं, आप देखिएगा कभी कभी होता ना, कभी स्थिति होती कितनी गर्मी आती है और जिस दिन लाइट कट जाती है, अगर गर्मी आती है लाइट कट गई तो कई लोग कहते हैं अरे बाप रे आज कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है भैया, हमसे नहीं रहा जा रहा, पंखा लाओ वो लाओ। भैया वो सोचिए कई लोग उस गर्मी में उस पटरी पे सोते हैं, उस पटरी पे, रोड की पटरी पे बाहर बिना छत या ढले पे उस पे सोते हैं। तो समझिए कि इनका कर्ज समझिए, अपने माँ बाप का एहसान मानिए कि आपको एक छत के नीचे सुला रहे हैं, वो मेहनत करके आपको नीचे सुला रहे हैं, तो उनका एहसान मानिए, उस चीज को आपको निकालना जरूरी है। आप ये याद रखिएगा, जो माँ बाप आपके लिए आज छत ला सकता है, आपको वही चीज उस माँ बाप को बूढ़े के समय याद करना है, लाना जरूरी है दोस्तों। तो इसीलिए कही गई है कि कोई चीज जैसे आती है, हमने इसलिए बोला कि जापान में चाहे सुनामी आए, भूकंप आए, उनकी आदत पड़ गई है उस चीज के लिए। समझ में आया भैया? इसको नोट करिए। अब चलते हैं ज्वालामुखी। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं बारी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। वाल्केनो बोलते हैं इसको, समझना, वाल्केनो। तो ध्यान दीजिएगा ज्वालामुखी क्या होता है ये समझिए। ज्वालामुखी किसी का नाम भी होता है, एक ज्वाला। ज्वाला तो हमारे दोस्त में हमारे मतलब फ्रेंड का एक नाम था ज्वाला प्रसाद यादव। ज्वाला प्रसाद यादव एक मंत्री भी थे। तो ज्वाला, सौर ज्वाला, ज्वाला तो हम लोग पढ़े हैं मुखी। मुखी मतलब पर्वत, बनाया हुआ, समझ में आया? तो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, मेंटल से, जो मेंटल होता था, हमने आपको जब बताया था पृथ्वी की 3 भागों में बटी है। कितना भैया? जब हमारी जो पृथ्वी है उसको हम लोग 3 बराबर भागों में बांटे हैं। किसमें? 3 बराबर भागों में बांटे हैं, समझा? तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर वाला क्या था भैया? कितने लोग बता सकते हैं सबसे ऊपर वाला क्या था? कितने लोग बता सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला क्या था? भैया ऊपर वाला था क्रस्ट। क्या था भैया? क्रस्ट। नीचे वाला था मेंटल। क्या था भैया? मेंटल। और सबसे नीचे वाला था कोर। क्या था भैया? कोर था। आपका 1% ये है, 83% ये है, और 16% आपका क्या था? कोर था। समझ में आया भैया? तो अब ध्यान दीजिएगा, 1% जो हमारा कोर है, 83% जो मेंटल है, इसको हमने आपको बताया था ये अर्ध तरल रूप में है। अर्ध तरल मतलब आधा रूप से तरल अवस्था में, पानी की अवस्था के रूप में है। तो भारत क्या है, ये मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आते हैं। अब ये मेंटल से तरल मैग्मा, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो कई प्लेटों पे है। तो भैया ये बताइए, जब यहाँ पे कोई चीज है, जैसे कोई चीज जब बनी है तो उसमें अंदर उष्मा या गर्मी तो होगी, तो गर्मी को निकालने के लिए, गर्मी जब यहाँ से, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए हम मेंटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको मेंटल समझा रहे हैं। अब मेंटल हमने आपको बताया कई प्लेटों पे है। कितने भैया? कई प्लेटों पे आधारित है। हमारी पृथ्वी जो है प्लेटों का हिस्सा है। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ऐसे पृथ्वी है, ठीक है, ये क्रस्ट हो गया आपका, ये भैया क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। जब यहाँ से जो रहेगा, मान लीजिए जो गर्मी रहेगी वो जाके यहाँ आया, टपाक से नीचे हो जाएगा। एक आध बार क्या होता है, जब ये पाए सांस निकलता है, जैसे जगह पाते पाते ये यहाँ पहुंच जाते हैं, ये धाम सुधराते हैं, तो इनकी जो गर्मी होती है, जो कठिन, जो देखिए चट्टान होते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं छर रहे हैं, मतलब गल तो रहे हैं ना। तो जो जो नरम चट्टान होते हैं, जो मुलायम चट्टान होते हैं, वो गल के उन्हीं के द्वारा जो बाहर निकलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। समझ में आया? तो ज्वालामुखी इसी को कहा जाता है। समझ में आया भैया? तो जब तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के भीतर की गर्मी है। मैग्मा चट्टानों का पिघला रूप है। मैग्मा क्या है? पृथ्वी के भीतर इसका क्या है? गर्मी है। पृथ्वी के भीतर क्या है भैया? पृथ्वी के भीतर की गर्मी है। क्या है भैया? पृथ्वी के भीतर की गर्मी है।
पृथ्वी के भीतर की क्या है भैया, गर्मी है। ये क्या हुआ है, जो भैया ये मैग्मा क्या है, ये जो निकलते हैं ये चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। क्या है भैया, चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। चट्टान जो पिघला हुआ जो रूप होता है वो होता है मैग्मा। जो निकलता है भैया इसी को कहा जाता है मैग्मा। जब यहां से कोई चीज निकलेगा, पृथ्वी के अंदर की गर्मी जब चट्टानों के माध्यम से, पिघला हुआ चट्टानों के माध्यम से निकलेगा, उसी को कहा जाता है मैग्मा। समझ में आया भैया। मैग्मा क्या होता है समझ में आया? पृथ्वी के अंदर जो गर्म होते हैं, गर्मी होती है पृथ्वी की, या जो मुलायम चट्टानों को गलन वही बाहर निकलता, उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, मैग्मा। मैग्मा जब ठंडा, जब पृथ्वी के बाहर आके पूरा हो जाता है, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है उसी कौन सा रूप लेता है भैया, लावा। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं भैया। देखिए दोस्तों, हमने आपको ज्वालामुखी बता दिया कि कैसे ही पृथ्वी के मेंटल भाग से ज्वालामुखी निकलता है। सुना भैया। अब आप ये मत समझिएगा कि ज्वालामुखी भैया अंदरूनी आ जाता है, जब उसका मन किया ज्वालामुखी आ गया, जब नहीं मन किया तो सो गया। तो ज्वालामुखी कैसे आता है आपको समझ में आया? अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी पृथ्वी के किस हिस्से से आता है, तो मेंटल से। मेंटल किस अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है। तो मतलब मेंटल के तरल मैग्मा, जो मेंटल का तरल मैग्मा एक प्रकार से मोटी परत को कहा जाता है। इधर समझ लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। ज्वालामुखी मेंटल से तरल मैग्मा, ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख दीजिएगा, मेंटल से तरल मैग्मा। मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया, समझ में आ भैया, जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ही ज्वालामुखी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्मा क्या होता है। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैग्मा कहाँ होता है, तो मैग्मा के लिए कभी भी आप पृथ्वी के भीतर जो भी गर्मी होती है, जैसे आप कुकर लिए हैं, कुकर में देखा करिए एकदम कुकर का हुबहू होता है। कुकर जैसे देखिए अंदर से गैस भरता है, जैसे आप आग पकाते हैं क्या अंदर से कुछ आप गैस भरते हैं, लेकिन गैस आ जाता है ना अंदर से, भीतर की गर्मी होती है तो सीटी के माध्यम से धड़ाम से निकलता है ना। वैसे समझिए एकदम कुकर सबसे बड़ा एकदम माध्यम है आपको। कुकर के माध्यम से कई बार देखा करिए, कुकर जब बोलता है आदमी सोते रहेगा, कुकर बोला, अरे कुकर बोला हो जाइए, तो कई लोग डर भी जाते हैं। कई बार तो कुकर समझिए फाड़ देता है छत, इतना दम। आप समझते हैं जब कुकर की सीटी नहीं निकलती तो कुकर तड़ाक से आपका छत तोड़ देता। आप समझिए इतना बड़ा चीज। और जब पृथ्वी की हाल वही होती होगी तब, इसीलिए इसे सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। तो मैग्मा समझ में आया? जब पृथ्वी के अंदर से जो भीतर की गर्मी है वो मैग्मा के रूप में। अब मैग्मा क्या होता है उसके बारे में समझिए। मैग्मा का अर्थ ये होता है मोटी मरहम। मैग्मा का अगर अर्थ देखिएगा तो मोटी मरहम। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। पिघला हुआ या अर्ध पिघला हुआ प्राकृतिक सामग्री है। तो मैग्मा जो होती है, कभी पूछा जाएगा आपसे कि मैग्मा क्या है, मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ या अर्ध पिघला हुआ रूप है, जो पृथ्वी के भीतर की गर्मी है उसको निकालने का मैग्मा के रूप में काम करता है। अब पृथ्वी के जब मेंटल से निकलता है ना भैया, ऐसा धड़ाम से, समझ में आया? तो जब ऊपर जाता है आग की तरह रहता है, समझ रहे हैं आप? जब निकलेगा ना भैया पूरा आग रहता है, आपको फोटो दिखाएंगे तो समझ में आया भैया। अर्ध पिघला हुआ प्राकृतिक सामग्री है। अब लावा क्या होता है, जब मैग्मा ऊपर निकला है तो मैग्मा ठंडा हो जाए उसे ही लावा कहा जाता है। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, जैसे निकल के जब फलाम से पहाड़ की तरह बना देते हैं, तो वही जब ठंडा हो जाए उसी को क्या कहा जाएगा, लावा। आप देखा करिए जब वो ठंडा हो जाएगा तो वही निकलता है कोयला। आपका कोयला निकलेगा। बड़े बड़े जो चट्टान है ना, वो भैया समझिए कि एक प्रकार से मैग्मा निकला हुआ है। समझ में आपको? तो मैग्मा निकल के बड़े बड़े चट्टानों को बना दिया है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैग्मा बना दिया है, तो उसी से क्या बाद में जब खुदाई होती है तब कोयले की खान निकलती है। झारखंड वरखंड में देख लिया करिए तो ये निकलता है। समझ में? तो जब मैग्मा ठंडा हो जाए तो किस रूप में हो जाता है, लावा। अब ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी छिद्र की बात किया जाए, मैग्मा जो है मेंटल से या मेंटल कोर, पृथ्वी से जिस छिद्र में निकलती है उसे ही ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है। मैग्मा जिस छिद्र से बाहर आता है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखिए, अब
देखिए अब ये हुआ आपकी सपोज ये पृथ्वी हुआ ना, ठीक है, ये क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ, कोर हुआ, ये क्रस्ट मेंटल कोर। अब यहाँ पे है आपका, अब ये जिस छिद्र से बाहर आते हैं ना भैया, जिस छिद्र से बाहर आते हैं उसी को ज्वालामुखी, इसी को क्या कहेंगे भैया, ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। अब जानिए क्रेटर क्या होता है, जब ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाए, जब यही भैया आएगा, मान लीजिए दूसरा भी आया यही से निकला, तीसरा भी यहाँ से, चौथा भी यहाँ पे आया, पांचवा भी यहाँ पे, छठवां, तो जब यहाँ पे ज्वालामुखी छिद्र बड़े हो जाएंगे तो उसी को कहा जाएगा भैया क्रेटर। क्या कहा जाता है भैया, क्रेटर। समझना भैया। अब कालडेरा क्या होता है, जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाए, जब ये आकार और बड़ा हो जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा भैया, क्रेटर। क्या क्रेटर नहीं, कालडेरा। क्या कहते हैं भैया, कालडेरा। समझ में आया भैया। अब कालडेरा झील क्या है, जब कालडेरा आकार इतना बड़ा पहाड़ ये जब बन जाएगा ना भैया, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो ये धीरे धीरे शांत होते रहेंगे। ये जो आग लिपटी रहेगी तो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। शांत हो जा भैया, शांत। जैसे किसी को मार दीजिए तो पहले कितना भमकता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो सब कर देंगे। जैसे किसी को तो अभी मार देंगे, अभी काम कर देंगे, लेकिन भैया जब शांति होता है समझ में आ जाता है हम कितने पानी में थे, हमको मार के चला गया, तो क्या जरूरत है जाने के लिए। तो इसी को कहा जाता है भैया, ये समझ में आ रहा है भैया। अब ये जब शांत हो जाएंगे तो इसी भैया जब शांत हो जाएंगे तो इसी पानी जब भर जाएगा, तो जब विस्फोट कालडेरा में विस्फोट रुक जाता है, वर्षा का जल भर जाता है, तो उसी को कालडेरा झील बोलते हैं। समझ में आया भैया, कालडेरा झील इसी को बोला जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको, कालडेरा झील किसे, जब कालडेरा में विस्फोट रुक जाता है, निकलना रुक जाते हैं, तो उसमें पानी भर जाता है, उसी को कालडेरा झील बोलते हैं। अब ये इधर से अगर आप पढ़िएगा, ज्वालामुखी छोटा छिद्र, क्रेटर उससे बड़ा, कालडेरा उससे बड़ा, कालडेरा झील, ये चारों तो आपको याद ही हो गया। समझ में आया भैया। देखिए भैया, अब ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी क्या होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए, इनका पहला होता है मृत ज्वालामुखी। मृत मतलब गए काम से, काम खत्म। सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, रुक रुक के। और एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब हम अपने काम के प्रति सक्रिय हैं। कई लोग ऐसा नहीं होते, सक्रिय ज्वालामुखी। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं मृत, सुसुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले मृत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। मृत जो ज्वालामुखी होते हैं, इन ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होता है। इस जो ज्वालामुखी में होता है, इस ज्वालामुखी में कोई विस्फोट मतलब विस्फोट नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में, इस ज्वालामुखी में कोई भी विस्फोट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं होता है तो हुआ नहीं है, मतलब हुआ है, कई साल कई हो गया कि इनमें अब नहीं होता, तो इन्हीं लिए इनको क्या किया गया भैया, विस्फोट ज्वालामुखी। समझ में। जैसे भारत का पूर्वी द्वीप, इसे भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा गया। जैसे भारत का पूर्वी द्वीप है, पूर्वी द्वीप कहा जाता है भारत का नारकोंडम। क्या है, भारत का एक है नारकोंडम, भारत में है नारकोंडम। नारकोंडम कहाँ है भैया, भारत में ही है। समझ में आया भैया। भारत में कहाँ है, अंडमान सागर में स्थित है, अंडमान निकोबार में है। इसे क्या कहा जा गया भैया, नारकोंडम जो है इसको अंडमान सागर में स्थित है। ये क्या है, मतलब निष्क्रिय कर दिया गया। निष्क्रिय कौन करता है भैया, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इसे निष्क्रिय कर दिया गया। समझ में। जैसे म्यांमार में पोपा है, म्यांमार में ज्वालामुखी है पोपा, तो ये सब क्या है भैया, निष्क्रिय कर दिए गए। समझ में आया भैया। निष्क्रिय मतलब इनमें कभी मतलब हुआ था लेकिन अभी बहुत साल हो गए नहीं हो रहा है। सुसुप्त के बारे में क्या जानकारी अपने को, इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है। देखिए इस ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है, नहीं होता है, किंतु कभी भी हो सकता है, किंतु कभी भी हो सकता है, किंतु कभी भी हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, विस्फोट हो सकता है। तो इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है।
इसे क्या कहा जाएगा भैया, सुसुप्त ज्वालामुखी। समझ में आया। जैसे इटली का विसुवियस, जैसे इटली में है, इटली में भैया एक है विसुवियस, इटली में है, कहाँ पे है भैया, इटली में है विसुवियस, विसुवियस, ये क्या है भैया, इटली में है, विसुवियस जो है इटली में है, इसमें कभी भी। जापान का फ्यूजियामा, जापान में एक है फ्यूजियामा, तो ये सब क्या है, सुसुप्त में है, लेकिन इनमें कभी भी ज्वालामुखी हो सकता है। जैसे सिनाका कोरकोटोवा इंडोनेशिया में है, तो ये सब कभी भी इनमें मतलब आ सकता है। समझ भैया, इनमें कभी भी आ सकता है। अब हम लोग चलते हैं भैया सक्रिय ज्वाला, इसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है, मतलब हमेशा ये घातक होता है। इसमें भैया क्या होता है, हमेशा, इसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है, समझ में, उद्गार मतलब इसमें होता रहता है। यह सबसे घातक है, घातक समझते हैं, घातक होता है। घायल पिक्चर देखे भैया, ये कभी भी मतलब सनकी रहेगा, सोया रहेगा, धड़ाम छूट जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर धड़ाम से, फिर सोया रहेगा, फिर धड़ाम से, मतलब कभी भी जब मन में आया उड़ता रहेगा। समझ में, तो सनकी है ये। तो कौन सा ज्वालामुखी सनकी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें सबसे ज्यादा विस्फोट किस ज्वालामुखी होता है, सक्रिय ज्वालामुखी। समझ में आया। तो भारत का एक बैरन ज्वालामुखी है, कौन सा भैया, भारत का एक बैरन है, बैरन जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। समझ में आया। एकमात्र भारत का ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र है, इसको भी लिख लीजिएगा, एकमात्र ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे समझ में आया कि नहीं भैया, इक्वाडोर का कोटापैक्सी है, एक है कोटापैक्सी, कोटापैक्सी, ये कहाँ है भैया, इक्वाडोर में, इक्वाडोर में। समझ में आया भैया, इक्वाडोर में है कोटापैक्सी। इटली का है स्ट्राम्बोली, क्या है, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली कहाँ है भैया, इटली में है, कहाँ है, इटली में है। यूएसए का है स्पर कहाँ है भैया, यूएसए में। समझ में आया भैया, यूएसए में स्पेर है। सो मेरी किलिमंजारो एक है किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ है भैया, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। समझ में आया भैया, इंडोनेशिया में है। ऐसे ही समझिए हैं। तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं भैया, अंदर जो है उड़ने लगते हैं, मतलब कभी भी आया कुछ भी तो हो गया ज्वालामुखी। समझा, इनको सक्रिय ज्वालामुखी मतलब हमेशा सक्रिय रहते हैं। जैसे आपको कहा नहीं जाता कि आप अपने काम के प्रति सक्रिय हैं, तो ऐसे ये भी है सक्रिय ज्वालामुखी। समझ में आया भैया। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी से जुड़ी कुछ जो जानकारियां हैं जो आपको पूछा जाता है उसको हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। इस चीज को नोट करके अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या होता है, वह ज्वालामुखी। अब ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है, जो दाब है, उसको निकलने के लिए तो ज्वालामुखी अच्छा होता है। नहीं तो पृथ्वी पे समझिए भाप से उड़ जाए पूरी पृथ्वी, तो अच्छा है कि ज्वालामुखी एक छिद्र के द्वारा बना के जहां नहीं रहता निकल जाता है। जैसे कुकर में समझिए, आप गर्म करते जाए, निकलने का नहीं रहे, कुकर क्या होगा, फट जाएगा। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी को, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे पृथ्वी की रक्षा कर रहा पूरा भ्राम होने से। समझ में आया भैया, तो ये चीजें समझ में आया। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा CO2 निकलते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है। तो सर्वाधिक अगर ज्वालामुखी पूछा जाए किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर पर। अगर पृथ्वी पर कुल 75%, कितना भैया, कुल 75% ज्वालामुखी जो है इसी पे है। लगभग 450 से अधिक, मतलब 450 से अधिक मतलब ज्वालामुखी यहीं पे है। समझ में आया भैया। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्या होता है भैया, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। 3-4 क्वेश्चन होता है इससे। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी पर पूरा 75% इसमें है, लगभग 450 से अधिक। रिंग ऑफ फायर किस महासागर को कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर को। स्थलीय ज्वालामुखी की बात किया जाए, सबसे बड़ा स्थलीय ज्वालामुखी वो इंडोनेशिया में है। समझ में आया भैया,
अलास्का को ज्वालामुखी की अधिकता के कारण इसे हजारों धुआंओं का प्रदेश कहा जाता है। अलास्का को ज्वालामुखी की अधिकता के कारण इसे हजारों धुआंओं का प्रदेश कहा जाता है। अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राजधानी है, समझ में आया? तो सभी राज्यों से अधिक 140 सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब 140 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अलास्का में है। ये यूएसए की एक राजधानी है, समझ में आया? यूएसए का राज्य एक है अलास्का। तो वहां पे कुल 140 से अधिक धुआंओं का मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए हजारों धुआंओं का प्रदेश इसे कहा जाता है अलास्का को। अलास्का किस राज्य की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा वृत्त सक्रिय होगा, वृत्त सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाए कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में है, समझ में आया भैया? तो सबसे ऊंचा वृत्त सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी है। सक्रिय इटली का सक्रिय ज्वालामुखी की बात, सक्रिय इटली का स्ट्रोम्बोली है। सबसे बड़ा सक्रिय जो है इटली का स्ट्रोम्बोली है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इससे भैया हमेशा गैस निकलती रहती है, हमेशा गैस निकलती रहती है, समझ में आया? इसके भीतर मतलब हमेशा समझिए ज्वालामुखी निकलता रहता है, तो वहां पे हमेशा प्रकाश रहता है, उजाला दिखता रहता है। इसीलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इटली का स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है कि वहां पे हमेशा भैया गैस निकलता रहता है, सुना? हमेशा क्या होता है भैया? गैस निकलता रहता है। ये इसकी बात किया जाए तो ये लिपारी द्वीप पे है, लिपारी द्वीप पे है। लिपारी द्वीप पे कौन है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है? यहाँ से भैया हमेशा निकलता रह रहा है, मतलब गैस धुआं जो निकल रहा है, इसीलिए इसे प्रकाश सागर का स्तंभ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आपको ये सब चीजें बता दिया। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी चट्टानों के बारे में हमने आपको बताएंगे, आग्नेय चट्टान क्या होता है, आंतरिक आग्नेय क्या होता है, मध्यवर्ती पातालिक, ये सब बताएंगे। इसके बाद दोस्तों वायुमंडल चलेंगे। कल की क्लास एक और रहेगी चट्टान के बारे में, फिर हम लोग वायुमंडल चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।